आज हम रिकैप करेंगे 2004 में रिलीज़ हुई एक डिज़ास्टर सर्वाइवल मूवी द डे आफ्टर टुमारो। स्टोरी की शुरुआत होती है अंटार्कटिका से, जहां हम मिलते हैं जैक और उसकी टीम से जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी अचानक से आइसबर्ग में एक क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है और उसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। तीनों साइंटिस्ट बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। सीन कट होता है न्यू दिल्ली में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस पर। यहाँ दुनिया भर के लीडर्स और साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे बात करने के लिए। जैक हॉल, जो कि एक पहले क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, सबको वार्न करता है कि अगर इंसान ने अभी क्लाइमेट चेंज को इग्नोर किया तो जल्द ही दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन पॉलिटिशियंस उस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। कॉन्फ्रेंस प्लेस के बाहर एक न्यूज़ रिपोर्टर न्यू दिल्ली के मौसम को रिपोर्ट कर रहा होता है और हैरान करने वाली बात ये होती है कि वहाँ स्नोफॉल हो रहा है, जो कि ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही एक असर था। वहीं हम देखते हैं जैक को, जिसकी मुलाकात प्रोफेसर रैप्सन से होती है। वो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे। स्टोरी शिफ्ट होती है स्कॉटलैंड के हेडलैंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर पर। यहाँ साइंटिस्ट कंप्यूटर पर क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं और एक अजीब सी चीज़ नोटिस होती है। समुद्र का टेम्परेचर एकदम से गिर रहा होता है, जो कि काफ़ी एबनॉर्मल है। उन्हें लगता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स की खराबी की वजह से है और वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी हम वहाँ प्रोफेसर रैप्सन को आते देखते हैं। स्क्रीन शिफ्ट होता है चियोडा डिस्ट्रिक्ट टोक्यो में, जहाँ अचानक से मौसम बहुत ख़राब होने लगता है और तेज़ बारिश के साथ हेल स्टॉर्म शुरू हो जाता है। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, कार और सड़कें सब बर्फ़ के तूफान में डूब जाती हैं। लोग बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोगों की जान चली जाती है। ये क्लियरली ग्लोबल वार्मिंग का एक और असर था। अब स्टोरी शिफ्ट होती है जैक के घर पर। जैक, जो कई दिनों बाद अपने घर वापस आता है, उससे अपने बच्चे सैम के कॉलेज से मेल रिसीव होता है, जिससे उसे पता चलता है कि सैम कैलकुलस में फेल हो गया है। पर सैम एक ब्राइट स्टूडेंट है, जिसके फेल होने पर उसे डाउट होता है। वो अपनी भाई को कॉल करता है, जो कि एक डॉक्टर है, जिससे जैक को पता चलता है कि सैम अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ न्यूयॉर्क जा रहा है एक कुछ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके साथ उसके दोस्त प्रियन एंड लॉरा भी जा रहे होते हैं। लॉरा एक इंटेलिजेंट लड़की है जिसे सैम पसंद करता है। आगे हम देखते हैं जैक अपने ऑफिस में रिसर्च पर काम कर रहा होता है। तभी उसका कलीग टॉम आके उसे कहता है कि उसे उपराष्ट्रपति से पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इससे उन लोगों को फंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तभी जैक को याद आता है कि उसे सैम को एयरपोर्ट लेके जाना था। वो उसे लेके एयरपोर्ट के लिए निकलता है, पर सैम अपने पापा से डिस्टेंट फील करता है, क्योंकि जैक हमेशा अपने काम में बिजी रहता था। इस वजह से उनकी ज़्यादा बात नहीं होती थी। सीन शिफ्ट होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जहाँ से साइंटिस्ट अर्थ पे ख़राब हो रहे मौसम को देखते हैं और उन्हें बहुत बड़ा तूफान अर्थ को घेरता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैम अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ न्यूयॉर्क जा रहा होता है। फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी अचानक से प्लेन एक हैवी टर्बुलेंस में फंस जाता है और सभी बहुत डर जाते हैं। थैंकफुली कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी बीच स्कॉटलैंड के रिसर्च सेंटर में डॉक्टर रैप्सन और उनकी टीम मौसम का डेटा स्टडी कर रहे होते हैं और एक शॉकिंग चीज़ समझ आती है। समुद्र का टेम्परेचर तेज़ी से 13 डिग्री गिर चुका है और गल्फ स्ट्रीम, जो पूरी दुनिया का वेदर कंट्रोल करती है, डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैम और उसके फ्रेंड्स न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और ट्रैफिक में फंसे हैं, पर अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब होते हैं तो चल के जाने का प्लान करते हैं। वहीं एक आदमी का कुत्ता अचानक से भौंकने लगता है। हम देखते हैं कि आसमान में बहुत से पंछी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो गया हो। आने वाली तबाही से अनजान सैम अपनी टीम के साथ कुछ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है और वे लोग फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं। जिसके बाद वे लोग एक पार्टी अटेंड करते हैं, जहाँ ग्लोरा की मुलाकात जेडी से होती है। सैम उन दोनों के इंटरेक्शन को देख के बहुत जलस फील करता है। आगे हम देखते हैं प्रोफेसर रैप्सन जैक को कॉल करके कुछ इन्फॉर्म करते हैं। जैक, जो अब तक सिर्फ वार्निंग दे रहा था, अब समझ जाता है कि सिचुएशन उनकी कैलकुलेशन से कहीं ज़्यादा सीरियस है। उसके मॉडल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये पैटर्न कंटिन्यू हुआ तो दुनिया एक नई आइस एज की तरफ जा सकती है। तभी सीन कट होता है लॉस एंजलिस की तरफ, जहाँ अचानक से मौसम बहुत बिगड़ जाता है। तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और एक के बाद एक टोर्नाडोज लॉस एंजलिस में तबाही मचा देते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें सब गिरने लगती हैं। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हवा में उड़ते हुए नज़र आते हैं और पूरा शहर एक नाइटमेयर में तब्दील हो जाता है। ये इतना बड़ा डिज़ास्टर था कि लॉस एंजलिस की पूरी स्काई लाइन ख़त्म हो जाती है। प्रेसिडेंट को इसकी जानकारी मिलती है और सारी फ़्लाइट्स रद्द कर दी जाती है। सैम और उसके फ्रेंड्स भी ये न्यूज़ देख रहे होते हैं। साइंटिस्ट और मौसम विभाग के लोग बताते हैं कि पूरे अर्थ पर हर जगह ऐसा ही मंजर है। साइबेरिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह से तूफान की खबरें आ रही हैं, जिससे पता चलता है कि ऐसा होना किसी एक चीज़ से जुड़ा हुआ है। जैक कहता है कि ऐसा समुद्र के पानी में बदलाव की वजह से हुआ है। पानी का फ्लो बदल गया है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। वो कहता है कि मौसम में भयानक फेरबदल होने वाला है, पर अभी भी कुछ लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। उसे प्रूफ करने के लिए उसे 48 आवर्स मिलते हैं, जिसमें उसके कलीग्स उसकी हेल्प करते हैं।
जिससे उन्हें पता चलता है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम और भी ख़राब होने वाला है और उससे बचने के लिए उनके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। जैक सैम को कॉल करता है जो भी न्यूयॉर्क में फंसा हुआ है। सैम उसे बताता है कि वो लोग आज स्कूल में रुकेंगे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। जैक उसे समझाता है कि वो लोग जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाएं। सैम कहता है कि वो लोग कल ट्रेन से आ जाएंगे और वो उनकी फ़िक्र ना करे। आगे हम देखते हैं कि जैक उसके कलीग वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं और उन्हें आने वाली तबाही के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। जैक रिक्वेस्ट करता है कि अगर लोगों को बचाना है तो उन्हें साउदर्न स्टेट्स को तुरंत इवैक्यूएट करना होगा, पर वो जैक की बात को मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं, उसकी वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। वहीं जेडी सैम और उसके फ्रेंड्स को म्यूजियम घुमा रहा होता है। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड के क्लाइमेट रिसर्च सेंटर में डॉक्टर रैप्सन और उनकी टीम खराब मौसम में फंसे होते हैं। उन्हें आने वाली तबाही का पूरा आइडिया होता है और इसलिए अपने सर्वाइवल को लेके काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर साउदर्न साइड में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भेजे जाते हैं, पर वहाँ टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि वहाँ पहुँचते ही सारे हेलीकॉप्टर्स इंजन फेलियर की वजह से क्रैश हो जाते हैं। एक सोल्जर क्रैश हेलीकॉप्टर से निकलते ही फ्रीज हो जाता है। इसकी न्यूज़ डॉक्टर रैप्सन को मिलती है और वे जैक को इसके बारे में बताते हैं। जैक अपनी टीम के साथ स्कॉटलैंड का वेदर स्टडी करता है और उन्हें पता चलता है कि वहाँ का टेम्परेचर तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो चुका है। तबाही उनकी सोच से कहीं ज़्यादा होने वाली है। आगे हम देखते हैं कि जेडी सैम और उसके फ्रेंड्स को अपने घर पे स्टे करने के लिए लाता है। न्यूयॉर्क में पिछले 3 दिनों से बहुत बारिश हो रही थी, जिससे लो लाइंग एरियाज फ्लडेड हो जाते हैं। ट्रेन स्टेशन भी बंद करना पड़ता है, जिससे सैम और उसके फ्रेंड्स वहीं फंस जाते हैं। सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर लॉरा कहती है कि ऐसे मौसम में नहीं निकलना चाहिए और जेडी के घर पे ही रुकना चाहिए, पर सैम नहीं मानता और उन्हें लेके बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं जैक की वाइफ लूसी को, जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में है। वहाँ भी ख़राब मौसम की न्यूज़ देख के सभी टेंशन में आ जाते हैं। वहीं न्यूयॉर्क में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। एक होमलेस आदमी अपनी डॉगी को लेके शेल्टर लेने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी हेल्प नहीं करता। सैम और उसके फ्रेंड्स भी वहीं फंसे हुए हैं। सैम कहता है कि उन्हें किसी ऊंची जगह पे जाना होगा और वे सब शेल्टर लेने के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते हैं। तभी लॉरा के पैर में एक चोट लग जाती है। वहीं हम देखते हैं एक बड़ा सा तूफान उनकी ओर बढ़ रहा होता है और पूरी सिटी को देखते ही देखते अपने कब्जे में कर लेता है। हर जगह पानी भरने लगता है, पर लॉरा इन सब से अनजान एक माँ और बच्चे की हेल्प करने लगती है। पर थैंकफुली टाइम रहते सैम सुनामी की लहरों को देख लेता है और उसे बचा लेता है। वो सभी सेंट्रल लाइब्रेरी में जाने लगते हैं, पर बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पूरा शहर पानी में डूबने लगता है। वहीं स्कॉटलैंड डॉक्टर रैप्सन और उनके कलीग अपनी फैमिली को याद कर रहे होते हैं। तभी जैक का कॉल आता है और वो उन्हें बताता है कि बहुत ठंडी हवा स्कॉटलैंड, कनाडा और साइबेरिया की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले कुछ वीक में मौसम और भी ख़राब होने वाला है और इस तूफान के ख़त्म होने के बाद ऐसे जैसा हो सकता है। जैक प्रोफेसर को वहाँ से निकलने को कहता है, पर वो कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर जैक को कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेव करना चाहिए। तभी जैक को न्यूयॉर्क के फ्लड के बारे में भी पता चलता है। वहीं न्यूयॉर्क में तबाही के बाद बचे हुए लोग सेंट्रल लाइब्रेरी में पनाह लेते हैं। लॉरा सैम को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, जिससे सैम बहुत खुश हो जाता है। जेडी उसे कहता है कि सैम को लॉरा से अपनी दिल की बात बता देनी चाहिए। तभी सैम को याद आता है कि उसे अपनी फैमिली को कांटेक्ट करना चाहिए, पर सिग्नल नहीं होने की वजह से वो नीचे लैंडलाइन यूज़ करने जाता है। इधर जैक अपनी वाइफ लूसी से मिलता है। दोनों का सैम से कांटेक्ट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से दोनों बहुत परेशान होते हैं। तभी सैम उन्हें लैंडलाइन से कांटेक्ट करता है, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से उनकी बात बहुत मुश्किल से हो पाती है। जैक उसे आने वाले बर्फीले तूफान के बारे में बताता है और उसे स्ट्रिक्टली वहीं रुकने को कहता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे लेने ज़रूर आएगा। तब तक पानी का लेवल बहुत बढ़ चुका होता है और कॉल कट हो जाती है। सैम भी पानी में डूबने लगता है, जिससे जैक और उसकी वाइफ बहुत परेशान हो जाते हैं, पर जैक उसे यकीन दिलाता है कि वो उनके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। लॉरा भी सैम को डूबते हुए देख बहुत परेशान हो जाती है। तभी सैम पानी से बाहर निकलता है, पर ठंडे पानी में भीगने की वजह से उसे बहुत ठंड लग रही होती है, इसलिए लॉरा उसे लेके दूसरे कपड़े ढूंढने जाती है। इधर जैक सैम को ढूंढने के लिए निकलने के लिए तैयारी करने लगता है। उसका कलीग फ्रैंक उसे आगे मना करता है कि मौसम बहुत ख़राब है और वो बीच में फंस सकता है, पर जैक किसी की नहीं मानता और जाने के लिए रेडी होने लगता है। तभी टॉम आके उसे प्रेसिडेंट से मिलने को कहता है।
वहीं लाइब्रेरी में कुत्ता कुछ देख के भौंकने लगता है। जब सब बाहर देखते हैं तो स्नोफॉल हो रहा होता है। उसी बीच वहाँ एक बड़ी सी शिप आते दिखाई देती है। सिटी में ऐसी शिप का आना सुनामी से हुई तबाही को दर्शाता है। दूसरी तरफ जैक प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है और उन्हें आने वाले बर्फीले तूफान के बारे में बताता है और कहता है कि अगर लोगों को बचाना है तो उन्हें साउथ की ओर जैसे टेक्सास, फ्लोरिडा या मेक्सिको की ओर शिफ्ट करना होगा, क्योंकि नॉर्थ साइड अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रह गया है और वहाँ के लोगों को घर के अंदर रहना ही सही होगा, क्योंकि अभी कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना सही नहीं है। पर अभी भी वाइस प्रेसिडेंट जैक की वार्निंग को इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट उसकी बात को मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि प्रोफेसर रैप्स और उनकी टीम का फूड सप्लाई ख़त्म हो चुका है और वे लोग तूफ़ान में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उनका वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं था और उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। दूसरी तरफ ब्रियान एक रेडियो ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो शहर छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। लाइब्रेरी में फंसे लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना सभी लोग यहीं फंसे रह जाएंगे। पर सैम सबको मना करता है क्योंकि उसको जैक ने वहीं रुकने को कहा था और अगर बाहर निकले तो ठंड की वजह से सब लोग मर सकते हैं। लॉरा के कहने पर वो सबको समझाने की कोशिश करता है, पर कोई सैम की नहीं सुनता और सब बाहर निकल जाते हैं। एंड में बस सैम, उसके फ्रेंड्स और कुछ लोग ही वहाँ रुकते हैं। इधर जैक अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि वो निकलने वाला है। उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी जाने को रेडी हो जाते हैं। इतने टाइम से साथ काम करने से वे बस अब फ्रेंड्स या कलीग नहीं, उसके फैमिली भी हैं। So that was part 1 of the movie. Thank you for watching.